स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा ये वीडियो है स्पेशल फॉर उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने आज एग्ज़ाम दिया है मॉर्निंग शिफ्ट वाले पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जो सॉल्यूशन हम बताएंगे कि आपका 80 में से कितने नंबर आपके सही गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमारे कितने ईजी थे और जो आपने कितने समय में आप इसको अटैम्प्ट किया है। चलिए हम जानते हैं जो सेक्शन ये जो हमारा है बच्चों ये दिया गया है, इसका ये हमारा जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो कोड है हमारा 028 है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं तो आपको तक जानने में आसानी हो। ये इंस्ट्रक्शन है, जनरल इंस्ट्रक्शन, जिसमें कि हमें टोटल कितने क्वेश्चंस मिले हैं वो भी बता दिया गया है आपको और टोटल जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे 30 क्वेश्चंस लास्ट 30 क्वेश्चन आए बच्चों। अब उस 30 क्वेश्चन में हम जानेंगे कौन कौन से। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। चलिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों, जैसे देखोगे आप निम्नलिखित घटना को, जो ये हमारी सिचुएशन है इस सिचुएशन को हमें क्या करना है, अरेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता दूँ दिया गया है विश्व व्यापार संगठन की चीन में प्रवेश, मतलब चीन में प्रवेश कब हुआ विश्व व्यापार संगठन वो चीज़। दूसरा खेती का निजीकरण, खेती का जो निजीकरण हुआ था 1978 के बाद ही हुआ था हमारा 1998। और ये खुले व्यापार की नीति 1978 में हुआ था हमारा। तो सबसे पहला हमारा आता है चीन द्वारा अमेरिका के साथ, मतलब 1972 में इनके साथ क्या कहते हैं इन्होंने संबंध अच्छे किए थे। तो फोर्थ वाला अगर ऑप्शन दिख रहा है आपको तो ये हमारा है इसका बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिकथन और कारण जो हमारा है कौन सा है, अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म दिया। अमेरिका ने अपनी आर्थिक योजना के तहत पश्चिमी यूरोप के देशों को नाटो, और ठीक है इसके, लेकिन हमारा क्या है इसमें बच्चों आप ये बता सकते हो कि ये जो हमारा है हमारा ए और दोनों सही है। पश्चिमी यूरोप के देशों को भी इन्होंने दिया, दोनों ही सही है अपने आप में, लेकिन दोनों ही ये हमारा ए डाल दीजिए इसमें। ठीक है, दोनों ही सही है क्योंकि अमेरिका ने नाटो बनाया था 1945 में। तो उसकी के बाद और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने पश्चिमी यूरोप के देशों की मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन हम जान लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है वह बहुत अच्छी बात है, जो कि पृथ्वी सम्मेलन रखा गया था 1992 में रियो डी जनेरियो में। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना। ठीक है बहुत गुड, ये भी सही था। तो ये भी कारण दोनों सही हैं, व्याख्या सही करता है, सही है बिल्कुल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारत चीन के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। भारत चीन के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लोकप्रिय था, ये है। भारत चीनी व्यापारी संबंध सही है। भारत चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, ये भी सही है। भारत चीन दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये भी ठीक है हमारा। अगर हम बात करते हैं भारत और चीन संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, ये भी है। भारत और चीन के बीच में जो भारत और चीन के व्यापार के संबंध जो हमारे व्यापारिक संबंध वो भी है, हम कह सकते हैं व्यापारिक संबंध हमारे हैं। भारत और चीन के संबंध के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसमें तो हमारा जो था तो दोनों ही जो लोकतांत्रिक शासन भी है, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगाया है, व्यापार के संबंध भी अच्छे हैं। और ये अगर हम करते हैं सी इसके ऑप्शन सही है, तो ये वाला जो है नहीं है, हम ये कहेंगे। उसके बाद वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार, विश्व बैंक, वित्त व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये वैश्विक स्तर पर विश्व व्यापार संगठन, तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आएगा हमारा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं वह कौन सा बैंक है जो कि वैश्विक मानवीय विकास के लिए काम करता है, विश्व बैंक। ठीक है, अब आगे आते हैं सूची में। अगर सातवां है हमारा तो सातवां अगर पड़ेगा सूची को मिलाने वाला है
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये हो गया हमारा सुरक्षा जो अस्थायी सदस्य की जो है कितने वर्ष के कार्यकाल है, उसका 2 वर्ष है। अगर हम बात करते हैं सचिवालय हमारा जो है बच्चों वो है हमारा 5 वर्ष के लिए, और ये हमारा 3 वर्ष के लिए। तो ये है इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा बेटा, ए का हमारा हो जाएगा 3। तो ए का 3 हमारा किस में आ रहा है, ए का 3 हमारा, तो ये सी वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए का 3 नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा बेटा, ये ऑप्शन गलत है हमारा। ये होगा आपका 2। ए का 2 कहाँ पर आ रहा है हमारा, ए ऑप्शन होगा इसका। उसका क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा 8वां, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से मुकाबला, आज़ादी। यहाँ सीधा इसे देखकर हमें यहीं पे टिक लगाना है, खतरे से आज़ादी ही है। हम 9th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किसको है? समुद्री तटीय क्षेत्रों को, पठारी क्षेत्रों को, समतल मैदानी क्षेत्रों को, समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों को। तो समुद्री तट, जो समुद्र से जुड़े हुए जो देश हैं जो हैं उन्हीं को खतरा है सबसे ज़्यादा। फिर 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को नीचे दिए गए किसी उपयुक्त पद पर भरिए। केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिससे कि जीवन के डैश को खतरा हो। नैतिक मूल्यों, आंतरिक मूल्यों और केंद्रीय मूल्यों। तो हम ये कह सकते हैं केंद्रीय मूल्यों और नैतिक मूल्यों। नैतिक तो चलेगा, केंद्रीय मूल्यों को, ठीक है। अगला हम 11वां करते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन है हमारा, विचार पूंजी वस्तु और लोगों की विश्व की विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी डैश में हुई तरक्की के कारण हुआ। किसके कारण? टेक्नोलॉजी, क्योंकि वैश्वीकरण आया था, वैश्वीकरण में ही प्रौद्योगिकरण आया, ग्लोबलाइजेशन हमारा जो है उसी टाइम पे हमारी प्रौद्योगिकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी आवाजाही, और यहाँ से हम संचार माध्यम बहुत अच्छा हो गया। पहले चुनाव आयोग कौन थे? सुकुमार सेन। इसमें बोलने कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टिक लगाना है हमें इसमें। आगे आते हैं भाई 13 नंबर क्वेश्चन से, जो हमारे 2 नंबर का है एक, उसमें हम करते हैं आसियान शैली क्या है। आसियान वे असल सोशल रीजनल फोरम है आसियान वे, जिसके अंदर 3 आसियान देशों के नाम क्यों अपनाया? तो मतलब बोलते हैं आसियान वे में ही मेन मोटिव ये था पीस, कोऑपरेशन, और ये साइज 1967 में बनाई गई थी, और इसके अंदर जो देश है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड। अब आते हैं वीटो पावर क्या है। वीटो पावर जो विशेष अधिकार दिए गए सुरक्षा परिषद में 5 से जो हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, उसके बाद यूएस और यूएसएसआर। तो ये कुछ देश हैं जो कि जिनके पास क्या वीटो पावर है, जिसे हम सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य भी कहते हैं। तो ये क्या है? सुरक्षा परिषद के अधिकतर फैसले खुद लेते हैं। 15वां हमारा क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के किन्हीं 2 प्रकार। मानव अधिकार कौन कौन से? मानव के किन्हीं 2 प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन करें। किन्हीं 2 प्रकार मानव अधिकार 2 अधिकार है, स्वतंत्रता का, समानता का 2 अधिकार होते हैं। जल युद्ध कहते हैं, जल युद्ध से आप क्या समझते हैं? जल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के दशक में हुआ था, सिंधु जल समझौता कहते हैं, जिसमें नदियों का पानी विभाजन किया गया। 6 नदियाँ थी, चेनाब, सतलुज, झेलम, रावी, व्यास। तो इन नदियों का पानी डिवाइड किया गया, 80% अगर पाकिस्तान यूज़ कर दिया तो 20% भारत, और शेष 3 का 80% भारत और 20% वो। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण एक आवाजाही की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण से हमने क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश से जुड़ते हैं, जिसमें वस्तुओं का और सेवाओं का आदान प्रदान होता है। सर्वप्रथम कब और कहाँ साम्यवादी दल की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के आधार पर बनाई गई? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लिए, सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए कौन से मानदंड निर्धारित किए गए? अगर सुरक्षा परिषद का आपको सदस्य बनना है, आपकी जनसंख्या अच्छी होनी चाहिए, आपका जो विकास है इकोनॉमिक आर्थिक विकास वो भी बढ़िया होना चाहिए, और आपका किसी देशों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, और आप सबसे ज़्यादा यूएनओ के अंदर फ़ंड प्रोवाइड करने वाले होने चाहिए, मतलब कि आपका सबसे ज़्यादा फंड जाता हो। शक्ति संतुलन, जब हम क्या करते हैं बड़े देशों के साथ क्या करते हैं, अपनी स्थिति को सामान्य करते हैं, उसी को हम शक्ति संतुलन कहते हैं। इसका तो कारण क्या है? इससे क्या होता है? युद्ध टकराव क्या होते हैं? कम हो जाते हैं, और भी लिख सकते हैं हम। इसके बाद सोवियत प्रणाली की असफलता के किन्हीं 4 कारणों का व्याख्या कीजिए।
या तो शॉक थेरेपी, आप शॉक थेरेपी भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। सोवियत प्रणाली क्या है? असफल। सोवियत प्रणाली असफल होने के कई कारण हैं, क्योंकि वहाँ के जो नेताओं ने क्या किया, अधिकतर पैसा कहाँ पे लगाया? हथियारों पे लगाया, जनता की सेवा नहीं की, छोटे देशों पे हमला करना शुरू कर दिया, तो ये उनकी एक प्रकार से छवि बेकार हो गई। वहाँ की कृषि व्यवस्था, संचार प्रणाली सभी प्रकार से ठप हो गई। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी के बारे में बात करते हैं। शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुँचा के उपचार करना। ये कहा गया था, मतलब यूएसएसआर के लोगों को ये प्रॉमिस किया गया था कि वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाएगा और वहाँ के उनकी कंडीशंस को बेटर किया जाएगा, मतलब कि साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर लेके जाएंगे व्यापार के ज़रिए। लेकिन हुआ क्या, इससे बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों को अपना सामान निजी कंपनियों के हाथों बेचना पड़ा औने पौने दामों, जिसको हम ग्रास सेल भी कहते हैं। यूरोपीय संघ के गठन के पीछे कौन से उद्देश्य थे? चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की बजाय अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। यहाँ ये बात सही है, चीन ने क्या किया, 1972 में चरणबद्ध तरीके से क्या किया, अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार लाया। 1977 में चाओ एन लाई ने डिसाइड किया कि वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार लाएंगे। 1972 में उन्होंने अमेरिका के साथ हाथ मिला लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया। 4 चीज़ों के अंदर बदलाव लेकर आए। 4 चीज़ कौन थी? प्रौद्योगिक, औद्योगिक, विज्ञान, सैनिक और कृषि। इन 4-5 चीज़ों पे इन्होंने ध्यान दिया, कहा जाता है। फिर इन्होंने एफटीए चलाया, फ्री ट्रेड एरिया। फिर इन्होंने सेज चलाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। फिर इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया। इस तरीके से इन्होंने क्या, चरणबद्ध तरीके से अपना विकास किया, जिसकी वजह से चीन आज क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है और इसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा आज है। अब हम करेंगे 23वां क्वेश्चन, जो हमारा है पैसेज है। पैसेज दिया गया है, पैसेज को आपने पढ़ा हो और उससे पहले एक क्वेश्चन भी है, मैं वही बताता हूँ। सांस्कृतिक समरूपता और सांस्कृतिक विभिन्नता के अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब सांस्कृतिक समरूपता, मतलब सांस्कृतिक समरूपता क्या होती है, और विभिन्नीकरण मतलब अलग अलग प्रकार की, अलग अलग देश की अलग अलग क्या होती है, संस्कृति होती है, और संस्कृति के जरिए हम एक देश से दूसरे देश को पहचानते हैं। आप इसमें ही डाल सकते हैं। बाकी आपको गद्यांश पढ़ना है। ये जो हमारा नेपाल का दिया है वो बहुत ही अच्छा है। नेपाल के अंदर लोकतंत्र को लाने के लिए लोगों ने क्या किया, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया, जो कि वहाँ पे जो सरकार थी, माओवादी और राजा दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उसके बीच में रहते हुए भी वहाँ पे सरकार आना बहुत ही मुश्किल था। फिर सरकार आई तो बोलते हैं सरकार, वहाँ पे ज्ञानेंद्र, जो कि बोला जाता है नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाली संसद को भंग कब किया, मतलब वो एक राजा थे जिन्होंने भंग कर दिया था। 2002 में किया था बेटा, ये आप इसमें ये टिक लगा सकते हैं। नेपाल में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन प्रदर्शन के नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह भाई जो समर्थन करेंगे तो वो कौन थे? तो वहीं के माओवादी सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे? माओवादी गठबंधन। उसके बाद नेपाल में माओवादी नेता नेपाल के संविधान में क्या शामिल करना चाहते थे? क्या शामिल करना चाहते? संवैधानिक राजतंत्र को स्थान नहीं, गुलामी, सामाजिक और नहीं। नेपाल में संविधान स्पष्ट रूप से लिखा जाए, नेपाल का कम्युनिस्ट देश हो, मतलब यही जो था उसने इन्होंने ये कामना की। नेपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? वर्तमान नेपाल में लोकतंत्र है, सही है। माओवादी राजा के खिलाफ थे, ठीक है। नेपाल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र रहा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। ये एक और पैसेज है हमारा। हाँ, ये हमारा मैप अगर बच्चों ने किया है तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले वह रियासत जिसने आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो वो था हमारा हैदराबाद सी। जूनागढ़ रियासत से संबंधित राज्य, जूनागढ़ हमारा ए में है, जो कि गुजरात में। वह राज्य जहाँ 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो 1920 में भाई हमारा यहाँ पर हुआ था, हमारा कहाँ, नागपुर में। वह राज्य जिसका गठन क्षेत्रीय संस्कृति विकास के आधार पर किया गया, तो वो हमारा क्या है, झारखंड, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम पिक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं। पिक्चर तो बहुत ही इजी दिया हुआ है आपको। वैसे तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे जितने भी लीडर हैं वो क्या है, रूलिंग पार्टी के ही नेता हैं। रूलिंग पार्टी मतलब जिनकी सरकार थी, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू और एपीजे अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, और ये सारे जितने भी हैं, मौलाना आज़ाद, जितने भी हैं, ये सारे रूलिंग पार्टी हैं। और ये क्या हैं, नीचे जो हैं ये क्या हैं, अपोजिशन पार्टी। जब पहला जनरल इलेक्शन होता उस समय ये दिखाया गया था। और ये जो गेम खेल रहे हैं कौन सा, ट्रग ऑफ वार, जैसे कि 2 टीमों के बीच में होता है, वैसे यहाँ पे 2 पार्टियों के बीच में क्या हो रहा है,
ये टग ऑफ वॉर गेम खेला जा रहा है। और ये क्या दर्शा रहा है, कार्टून में रस्साकसी का खेल किसकी के बीच चल रहा है, मतलब कि रूलिंग मतलब कि जो पक्ष सरकार और विपक्षी सरकार के बीच में चल रहा है। दूसरा, पेड़ पर बैठे नेता किस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं बेटा ये, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछ रहा है पेड़ के ऊपर बैठे नेताओं के नीचे रस्सी खींचने वाले नेताओं के बीच क्या अंतर है, मतलब ये क्या है, ये चाहते हैं कि रूलिंग पार्टी को गिराना चाहते हैं और अपोजिशन पार्टी को लेकर आना चाहते हैं, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। अगला है सोवियत संघ के विघटन की विघटन क्यों हुआ। सोवियत संघ का विघटन कई कारणों से हुआ। सबसे पहले उन्होंने हथियारों की होड़ की, लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं हुए और उनकी जो 70 साल से गवर्नमेंट चलती हुई आ रही थी, जिसके कारण वो कुछ बदलाव मतलब सोवियत के लोगों के लिए बदलाव नहीं लेकर आ पाए, जिसके कारण उनका क्या हो गया, विघटन हो गया। ये आप इसको बढ़ा के भी लिख सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो पूरे साम्यवादी देश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। बहुत ही 4 प्रकार के संबंध, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, चारों प्रकार के संबंध हैं। आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। राजनीतिक के अंदर हमारा 1971 में जो हमारी लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान के बीच, उसमें से हमें पूरे साम्यवादी देशों ने ही हमारा सहायता की। और आर्थिक में बोकारो, भिलाई, जमशेदपुर, इन सभी जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं सैन्य की, जितने भी जो हमारे भारतीय सेना के सैन्य साजे हैं वो सारे हमारे पूर्व साम्यवादी देशों से ही आते हैं। और संस्कृति क्या है, भारतीय मूल के जो गाने हैं वो आज भी वहाँ पे सुने जाते हैं। दक्षिण एशिया में कितने देश थे, 8 देश शामिल थे। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति सहयोग कैसे बढ़ावा कीजिए, तो ये 1985 में बनाया, जिसको ये शांति सहयोग के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य था कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच शांति को बहाल करना। उन्होंने क्या किया, साफ्टा चलाया, जिससे व्यापार के जरिए हम क्या कर सकते हैं, दक्षिण एशियाई देशों में शांति बहाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ, मतलब कि जो साझी मतलब जितनी भी संपदा है, जितनी भी जो प्रॉपर्टी है वो सभी की है और हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सही रखना। जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि को कम करने के लिए एक देश को ही नहीं बल्कि सभी विश्व में सभी को सपोर्ट करना होगा, जब भी क्या जाकर ये होगा, सही हो पाएगा। अगला हम बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भारत को राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में किन 3 प्रमुख चुनौतियों का सामना कर। 3 चुनौतियाँ थी हमारी, एकता, क्योंकि देश के अंदर देश क्या था, खंडित था और देश में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा को मानने वाले लोग रहते थे, जिसकी वजह से क्या था, ऐसे में इन लोगों को एकजुट रखना बहुत ही एक चुनौती थी। इसीलिए इसको एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना, लोगों को अधिकार देना, वोटिंग अधिकार, और ताकि वो अपनी सरकार का चयन कर सकें। तीसरा था बेटा विकास। विकास का मतलब होता है समाज के सभी वर्गों का विकास करना ही वो होता है। तो ये आप लिख सकते हो। देश रखा आज़ादी के बाद हैदराबाद रियासत भारतीय संघ में किस प्रकार शामिल हुआ, वो बताना है। पेपर बहुत ईजी आया था और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।